हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो एक नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ मेरे दिन की शुरुआत होती है। तो चलिए, आप लोगों को खबर तो मिल ही गई होगी कि आयोग ने नया सिलेबस जारी कर दिया है। तो अब हम लोगों को लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। जीके जीएस भी पढ़ना है। बाकी जो सिलेबस उन्होंने जारी किया है वो कोई नया सिलेबस नहीं है, उसमें कुछ थोड़ा सा फेरबदल किया है, वो भी 1% का। बाकी जो सिलेबस पुराना था लगभग वही सिलेबस आया हुआ है। तो अब आप लोग भी लग जाइए, अब देर मत कीजिए। अगस्त के अगस्त के लास्ट वीक तक जो है हमारा विज्ञापन जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। हो सकता है बीच में भी आपको विज्ञापन देखने के लिए मिल जाए। तो चलिए, अब हम लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चंस रीतिकाल के पढ़ेंगे। ये मेरे पास बहुत अच्छी बुक है और इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और आए भी इसमें सरल और कठिन दोनों प्रकार के प्रश्न लगे हुए हैं। तो चलिए, हम पहला आज जो है रीतिबद्ध काव्य धारा से पढ़ते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आता है कि रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी जाती है। तो रीतिकाल की जो समय सीमा मानी जाती है तो वो है 1643 से 1843 ईस्वी तक डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। और अगर हम आचार्य शुक्ल के अनुसार जाएंगे तो रीतिकाल की समय सीमा आचार्य शुक्ल ने संवत 1700 से 1900 तक मानी है। तो अगला प्रश्न हमारा है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की अविरल परंपरा किस कवि से मानी है? तो ये किससे मानते हैं? चिंतामणि से मानते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है कि उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किसने दी है? तो ये दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी। तो ये देखिए, एक आचार्य राम शुक्ल जी का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। पांचवा देखिए प्रश्न, देखिए लिखा है कि इसमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला और वह एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। ये कथन किस आलोचक का था? तो ये कथन हमारे प्रसिद्ध जाने माने आलोचक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न हमारा है कि हित तरंगिणी किसकी रचना है? तो हित तरंगिणी किसकी रचना है? ये कृपाराम की रचना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को मानते हैं और आचार्य शुक्ल किसे मानते हैं? तो ये चिंतामणि को मानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया है? तो इन्होंने किसको दिया है? क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है रीतिकाल का जो प्रवर्तक मानते हैं वो चिंतामणि को मानते हैं। तो कौन है इसमें? बी, हमारा आंसर होगा बी, चिंतामणि। तो अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्रबंधु ने कहा। ये प्रश्न बहुत ही सामान्य प्रश्न है, लेकिन इनके बिना सब कुछ अधूरा है। अगर आपको ये बेसिक जानकारी नहीं होगी तो आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न हमारे गलत हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को बेसिक से अपना कवर करते हुए चलना है। और ये रीतिकाल का जो मेरे पास बुक्स है, इससे आपका संपूर्ण रीतिकाल कवर हो जाएगा। मैं आपको 50 प्रश्न करवाऊंगी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ज्यादा भी करवा सकती हूँ, 100 प्रश्न भी ले सकती हूँ। फिलहाल अभी मैं आपको 50 प्रश्न ही करवा रही हूँ। तो चलिए, अगला प्रश्न हमारा है, रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा। रामाशंकर शुक्लसाल ने रीतिकाल को किस नाम से अभिहित किया था? तो उन्होंने कलाकाल कहा। रीतिकाल को काला पूछेगा कि रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? तो ये कहा था रमाशंकर शुक्लसाल ने। रीतिकालीन कविता का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ? तो 3 भागों में हुआ। ये अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा असत्य कथन है? तो केशव रीतिमुक्त धारा के कवि, ये सत्य कथन है। केशवदास रीतिमुक्त काव्य धारा के नहीं, केशवदास जी जो है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए, ये रिपीटेड प्रश्न है और आने वाली परीक्षाओं में यही प्रश्न छपेंगे, यहीं से प्रश्न आएगा। तो अगला प्रश्न हमारा है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल को कितने भागों में बांटा है? तो इन्होंने कितने भागों? 3 भागों में बांटा है। निम्नलिखित कवियों में से कौन सा रीतिबद्ध काव्य धारा का कवि नहीं है? तो ये इसमें केशवदास, पद्माकर, देव, ये सारे रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, लेकिन घनानंद हमारे रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्य धारा का नहीं है? तो इसमें देखिए, रीतिबद्ध, फिर वही प्रश्न आ गया कि मोतीराम, जसवंत सिंह सेनापति ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। आलम रीतिमुक्त। 4 ऐसे कवि हैं जो आलम, दुष्देव, घनानंद और पद्मा, ये तो ये हमारे कैसे रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से
रीति मुक्त काव्यधारा से किसका संबंध है? तो रीति मुक्त काव्यधारा में सारे कवि आते हैं। आलम, बोधा, ठाकुर, देशदेव, घनानंद, ये सारे हमारे रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से रीति सिद्ध कवि कौन से हैं? तो एकमात्र रीति सिद्ध जो कवि हैं वो बिहारी हैं। बिहारी अपने बिहारी सत्सई के लिए ही प्रसिद्ध हुए हैं। तो अगला प्रश्न हमारा, घनंद रीतिकाल की किस काव्यधारा से संबंधित है? तो घनंद किससे संबंधित? रीति मुक्त काव्यधारा से संबंधित है। इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? तो इसमें रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, तो ये सारी केशवदास की रचनाएं हैं, लेकिन रस रहस्य नहीं है। रस किसकी रचना है? ये कुलपति मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? तो ये देखिए, इन्होंने संवत में माना है। तो संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा? तो जो हमारे रमाशंकर रसाल हैं, इन्होंने आदिकाल को जयकाल कहा और रीतिकाल को कलाकाल कहा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। अगला प्रश्न हमारा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना? फिर से वही प्रश्न रिपीट हो गया। देखिए कितनी बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, तो ये सामान्य प्रश्न नहीं है, इसको आप अच्छे से रट लीजिए। तो चिंतामणि को माना है। अगला प्रश्न हमारा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा शुक्ल ने, और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा। अगला प्रश्न है, रीति निरूपण का अर्थ इनमें से क्या है? तो रीति निरूपण का अर्थ होता है काव्यांग निरूपण। अगला प्रश्न हमारा है, रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस तीनों से संबंधित रचनाएं की? तो इसमें मात्र एक ही कवि हमारे हैं जो जिन्होंने श्रृंगार, वीर, भक्ति रस की रचनाओं को लिखा है। तो हमारा कौन? पद्माकर। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा एक रीतिकाल का भेद नहीं है? तो रीतिकाल को 3 भागों में बांटा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र में, रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा और रीति सिद्ध काव्यधारा। तो इसमें जो रीति मुक्त काव्यधारा है, इसका ये भेद रीतिकाल का भेद नहीं है। रीतिकाल का समय क्या था? तो अगर संवत में पूछेंगे तो 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था। अगला प्रश्न हमारा है कि किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो किस योजना को माना गया है? तो ये हमारे केशवदास हैं, इनकी संवाद योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये अगला प्रश्न हमारा है, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता रहे? तो रीतिकाल में ज्यादातर श्रृंगार रस की प्रधानता थी। रीतिकाल में भूषण एक ऐसे कवि थे जिन्होंने वीर रस में रचनाएं लिखी थी, लेकिन ज्यादातर हमारे जो रीतिकाल की विशेषता है और जो काव्य की उनके लेखन की प्रधानता है, भाषा ब्रजभाषा थी, और उसमें किस रस जो है श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? तो रीतिकालीन कवियों में कौन से हैं? बिहारी, मतीराम, घनंद, भूषण, ये सारे हमारे रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा है। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो ये हमारी केशवदास की रसिक जो प्रिया है वो इनकी रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है? तो इसमें केशवदास की कौन सी रचना नहीं है? तो भाषाभूषण जसवंत सिंह की रचना है। जहाँ की जयचंद्रिका, रतन बावली, विज्ञान गीता, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? केशवदास की हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो ये केशवदास को कहा था। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। केशवदास का जन्म कब हुआ था? तो 1555 में हुआ था। छंदों का अजायब घर केशवदास की किस रचना को कहा जाता है? तो ये रामचंद्रिका को कहा जाता है। केशवदास की किस रचना में उन्हें संवाद योजना में सर्वाधिक सफलता मिली? तो रामचंद्रिका से इनको संवाद योजना में सर्वाधिक सफलता मिली। अगला प्रश्न हमारा है, केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन होगा? तो केशवदास पहले भी मैंने आपको बताया कि केशवदास जो है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के कवि कौन है? रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो ये केशवदास की रचना है। देखिए बहुत बार प्रश्न आए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने जो गलती की मैं आपसे बता रही हूँ कि आप लोग सरल प्रश्न बिल्कुल भी मत छोड़िए। मेरा सिलेक्शन सिर्फ सरल प्रश्न, कुछ ही सरल प्रश्नों से रह गया है। तो अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से देखिए कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही है? तो चिंतामणि काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो काव्य प्रकाश हमारी चिंतामणि की रचना है। ये जोड़ा सही है, रचना है कुलपति मिश्र की रचना है। और अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारित कीजिए। तो सबसे पहले कौन से कवि आएंगे? रहीमदास आएंगे, फिर घनानंद, रसलीन और ठाकुर।
ये क्रम से कवि हैं। फिर अगला प्रश्न है, कविप्रिया में किसे शिक्षित करने का उद्देश्य निहित है? तो जो कविप्रिया है केशवदास की, वो राय प्रवीण एक नायक गणिका थी, तो उसको ही शिक्षित करने के उद्देश्य से कविप्रिया लिखी थी केशवदास ने। विज्ञान गीता के लिए कौन है? केशवदास है। प्रश्न, विज्ञान गीता पीजीटी में आया था। देखने में बहुत ही सामान्य प्रश्न है, लेकिन बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए 2015, 13 और मतलब लगभग लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ये प्रश्न भी आप लोग बिल्कुल ही इग्नोर मत कीजिए। इन प्रश्नों को, जो भी प्रश्न मैं आपको करवा रही हूँ, मैं अब ऐसी गलती नहीं करूंगी और आपसे भी कहूंगी कि आप लोग इन सारे प्रश्नों को, जितने भी सरल प्रश्न हैं उनको रट डालिए। अगला प्रश्न हमारा है, उक्त वैचित्र का कवि किसे कहा जाता है? तो ये घनानंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों में कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशवदास को। ये देखिए फिर रिपीट हो गया है। फिर अगला प्रश्न हमारा है, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। तो इसमें होता है, रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता थी, बिल्कुल थी। और रीतिकाल में की जो प्रमुख भाषा तो ब्रज भाषा ही थी। इसकी रीतिकाल में अक्षर ग्रंथों की प्रचुरता थी, लेकिन रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन किया, लेकिन ये रीतिकाल में नहीं, छायावाद में किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, रीतयुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा रहा है? तो सवैया। रीतयुगीन जो कवियों का सर्वप्रिय छंद है वो सवैया है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो रीतिकालीन कवियों की भाषा ब्रज भाषा थी। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या है? इसमें नायिका भेद और श्रृंगारस विवेचन हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है? तो भाषा भूषण केशवदास की रचना नहीं है, ये जसवंत सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? अनेकार्थ मंजरी, ये नंददास की रचना है। रामचंद्र का रसिक प्रिया विज्ञान गीता केशवदास की रचना है, लेकिन अनेकार्थ मंजरी ये नंददास की रचना है। अगला प्रश्न है, कविप्रिया के रचनाकार का नाम बताइए? तो कविप्रिया केशवदास की रचना है। अगला प्रश्न हमारा है, रामचंद्र का किस कवि की कृति है? तो केशवदास की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द कीड़ा का प्रेमी किस कवि को कहा है? तो इन्होंने जो आचार्य केशवदास को कहा है। केशवदास ने किस ग्रंथ की रचना एक रात में ही की थी? वो भी तुलसीदास की रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में। तो किसकी की थी? रामचंद्रिका की रचना। केशवदास की काव्य कला समीक्षात्मक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये डॉक्टर कृष्णशंकर शुक्ल थे। DTRE 3 में आया था, ये क्वेश्चन आया था। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि रामचंद्रिका फुटकल कविताओं का संग्रह है, प्रस्तुत कथन किसका था? तो पीताम्बर दत्त बड़थाल का था। केशवदास की रचना जहांगीर जयचंद्रिका किस शासक की प्रशंसा में लिखी गई है? तो ये जहांगीर की प्रशंसा में लिखी गई है। अगला प्रश्न हमारा है कि केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला, किस कवि का कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था। इनमें से प्रथम काव्यशास्त्री ग्रंथ कौन सा है? तो कविप्रिया केशवदास की रचना ये प्रथम काव्यशास्त्री ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, केशवदास की किस रचना में प्रतीक शैली का प्रयोग मिलता है? तो विज्ञान गीता प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है। अगला प्रश्न हमारा है कि सूरत मिश्र ने जोरावर प्रकाश टीका के नाम से केशवदास की किस कृति की टीका लिखी थी? तो ये कविप्रिया की टीका लिखी थी। अगला प्रश्न हमारा है कि भूषण की भाषा की आलोचना किसने की थी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की थी। रीतिकाल में बीरज की रचनाएं करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये भूषण को प्राप्त है। जहांगीर, अगला प्रश्न हमारा है कि जहांगीर जयचंद्रिका के रचनाकार कौन थे? तो आचार्य केशवदास थे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा कही गई है? कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रत भूषण विर्ण विराजे कवितावंतमिति, ये जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये केशवदास की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि भाषा बोले ना जाने जिनके कुल के दास, किसका कथन है? दास से आप लोग केशवदास याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रीतिकाल के किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है? तो किसको? भूषण को कहा जाता है। भूषण की पालकी यात्रा में किस महाराज ने कांधा लगाया था? तो ये छत्रसाल दशक रचना, उसमें इन्होंने कांधा लगाया था छत्रसाल दशक में। फिर अगला प्रश्न हमारा है, महाराज छत्रसाल और शिवाजी महाराज के राजश्रित कवि कौन थे? तो भूषण थे। अगला प्रश्न हमारा है, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने बीरस की कविता लिखी है? तो किसने लिखी है? भूषण ने लिखी है। अगला प्रश्न हमारा है, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है? तो शिवा का अर्थ भूषण की मातु पंक्तियां हैं, तो ये शिवा का अर्थ शिवाजी। भूषण का वास्तविक नाम था क्या था? तो घनश्याम। भूषण का वास्तविक नाम जो था वो घनश्याम था। भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। शिवा वावनी का रचयिता का नाम क्या है? भूषण है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो
छत्रसाल सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी। अगला प्रश्न हमारा है, भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे कौन थे? तो दूसरे छत्रसाल थे। अगला प्रश्न हमारा है, शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? तो ये हमारे भूषण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रथम कवि माना है? तो भूषण को माना है। अगला प्रश्न है, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण है, अलंकार भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण ग्रंथ कौन सा है? तो शिवराज भूषण जो है इनका अलंकार निरूपण ग्रंथ। अगला प्रश्न हमारा है कि शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो अलंकारों का मिलता है। शिवा बावनी में किसके शासक या वर्णित है? तो किसका है? औरंगजेब की। इनमें से औरंगजेब का नहीं, ये शिवाजी का। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से भूषण का कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ है? तो भूषण का जो है शिवराज भूषण इनका रीति ग्रंथ है। शिवराज भूषण सुजान विनोद के रचनाकार कौन थे? सुजान विनोद जो रचना है वो देव की है। अगला जो प्रश्न है, इनसे लिखा कि इनकी से विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में कहा? तो ये जो है यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद घनानंद या बिहारी के लिए कहा गया है, लेकिन शायद उनको बिहारी के लिए कहा गया है। बाकी कोई इसमें क्वेश्चन ये गलत है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न हमारा है कि देव किस जिले के रहने वाले थे? तो देव इटावा के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है? तो राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध कवि कौन देव कौन है? कैसे कवि थे? तो जो रीतिबद्ध कवि देव है वो रसवादी कवि थे। अगला प्रश्न हमारा है कि जात विलास की रचयिता कौन है? तो जात विलास भी हमारी देव की रचना है। अगला प्रश्न है कि भूलि कहत न बरस सुकवि सकल मूल सिंगार, और यह उक्ति किस आचार्य की थी? तो ये देव की, ये पंक्ति जो ये उक्ति है ये देव की है। काव्य रचना किसकी? देव की रचना। अगला प्रश्न हमारा है, अष्टयाम किसकी रचना है? देव की रचना है। भूषण का जो मूल नाम है पतिराम या मनीराम किसने दिया? तो ये गढ़पचंद गुप्त ने दिया। अगला प्रश्न, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास किसकी रचनाएं थी? तो देव की रचनाएं थी। अगला प्रश्न, जात विलास के रचनाकार कौन है? तो देव है। इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो रस पीयूष निधि देव की रचना नहीं है। देवमय प्रपंच, सुख सागर तरंग, रस विलास ये सारी देव की रचनाएं हैं। तो यहीं पे मेरे 100 प्रश्न पूरे हुए। अगर आप लोग कमेंट करें, इसमें 450 प्रश्न रीतिकाल से लगे हुए, अगर आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग प्रश्न अच्छे लगे तो कमेंट करिएगा, मैं आपको और भी प्रश्न करवाऊंगी। आपका सारा रीतिकाल कवर हो जाएगा यहीं से, आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।